आज काफ़ी समय बाद मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरा गला नहीं सही चल रहा है, जिसकी वज़ह से मैं लेक्चर्स इधर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे कंटिन्यूअसली वर्क चल रहा है, लेक्चर्स बहुत सारे आपके लिए तैयार हैं, पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अगेन मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है और करंटली मैं वर्क कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए लेक्चर्स काफ़ी हद तक स्क्रिप्ट तैयार है, पीपीटीज़ तैयार हैं। तो बहुत जल्द आपको लाइन से एक लेक्चर्स की सीरीज़ देखने को मिलेगी। आप लोगों को जो मैंने वोटिंग का काम दिया था उसमें आपने बहुत अच्छे से वोट किए हैं, काफ़ी लोगों के वोट आए हैं और मुझे एक पता चला है कि किस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप लेक्चर्स देखते रहें, बहुत जल्दी मैं अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। मैं लगातार वर्क कर रहा हूँ पूरा दिन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको निराश नहीं करूँगा और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मेरा काम है डिलीवर करना, तो उसी पे मैं वर्क कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अगर मैं बात करता हूँ पुराने लेक्चर की, तो वहाँ पे हमने डायामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर बात करी थी। देन उसके बाद हमने पैरामैग्नेटिक और लास्ट हमने फेरोमैग्नेटिक लेक्चर्स देखे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर चर्चा करी, ठीक है? हम इन तीनों मटेरियल को अलग-अलग देख चुके हैं। पर अगर मैं इन तीनों को एक कंपेयर करने की कोशिश करूँ कि किस तरीके से इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब एक मोटे-मोटे तौर पे अगर आप मार्केट से 3 मटेरियल खरीद के लाए हो, डाया, पैरा और फेरो, तो उनको कैसे पहचानोगे मैथमेटिकली, उनको ग्राफिकली और उनको फिज़िकली? तो यहाँ पे हम लोग इन सारी चीज़ों को इस लेक्चर के अंदर मैं इंक्लूड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं डिवीज़न की मैग्नेटिक मटेरियल की, तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल को देखता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, तो पीरियोडिक टेबल में आपको यहाँ पे 2 कलर सबसे ज़्यादा दिखेंगे। एक ब्लू कलर सबसे ज़्यादा दिखेगा और एक येलो कलर। यहाँ पे ब्लू कलर डायामैग्नेटिक को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और येलो कलर जो है वो आपको रिप्रेज़ेंट कर रहा है पैरामैग्नेटिक को, ठीक है? तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ जो हमारे साथ में एकदम क्लियर हो रही है कि जो मटेरियल जितने भी हमारे पास हैं, उनमें या तो मेनली वो डायामैग्नेटिक है या फिर वो क्या है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। क्लियर हो रहा है? आई होप इसे समझ में आ रही होगी। तो मेजॉरिटी जो है वो आपकी पैरा और डाया की है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, यानी कि जो मेजॉरिटी है वो हमें किसकी है? मेजॉरिटी हमारे पास है पैरा और डाया की। क्लियर हो गया? यानी कि अगर हम बात करते हैं दुनिया के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं, तो एक तो पैरामैग्नेटिक हमें कॉमनली मिलेंगे या फिर वो डायामैग्नेटिक होंगे। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि आँख बंद करके कोई मटेरियल का नाम लो, ठीक है? तो वहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है? या तो तुम पैरा का नाम लोगे या फिर किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल का नाम ले लोगे। क्लियर हो गया? नाउ तीसरी कैटेगरी आती है, जो आप थोड़ा-सा कलर देखने को मिल रहा होगा, लाइट पर्पल और डार्क पर्पल। ये 2 कलर देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये और यहाँ पे लाइट पर्पल। तो दूसरा यानी कि पहले 2 जो कैटेगरी है वो घेर ली गई नेचर ने, कि नेचर ने कहा कि मेरे जो मैक्सिमम मटेरियल बनाऊँगी, वो या तो पैरा होंगे या डाया होंगे। उसके बाद 2-3 ऐसे गिने-चुने ऐसे एलिमेंट थे जो फेरोमैग्नेटिक निकले। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आयरन, कोबाल्ट निकली, ये 3 केवल ऐसे मटेरियल हैं जो फेरोमैग्नेटिक हैं नॉर्मली। और यहाँ पे जो लाइट कलर के पर्पल देख रहे हो, लाइट पर्पल के, ये भी फेरोमैग्नेटिक हैं बट एट बिलो रूम टेम्परेचर। यानी कि अगर रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 डिग्री से अगर कम पे टेम्परेचर रखोगे तापमान को, तो ये जो मटेरियल है GD, BY, HO, ER, ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये आपके फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे। और अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर निकल जाओगे, यानी कि अगर 28 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, मतलब है ये पैरामैग्नेटिक, रूम टेम्परेचर से बिलो जाके ये फेरोमैग्नेटिक तरह बिहेव करते हैं। क्लियर हो गया? और इन सारों के बीच में एक कलर आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, CR यहाँ पे, और वो जो CR है वो है एंटी फेरो। यानी अगर हम बात करते हैं रेड कलर की, तो रेड कलर का, यानी कि अगर एंटी फेरो की बात करी जाए, एंटी फेरो मैग्नेटिक, तो ये केवल गिने चुने, यानी कि एक ऐसा है पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एंटी फेरो मैग्नेटिज्म को शो करता है। आई होप ये समझ में आ रही होगी। क्लियर हो गया? नाउ आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तीनों कैटेगरी को एटॉमिक स्पेसिंग पे। एक बात ध्यान से समझ में आ गई होगी, अगर पीछे आपने पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखी होगी, नेचर ने जो कैटेगराइजेशन करा है मैग्नेटिक मटेरियल का, वो ब्रॉडली जो 3 कैटेगरी में करा है, इसीलिए इन 3 के नाम बहुत पॉपुलर हैं। पहला डाया, दूसरा पैरा और तीसरे नंबर पे फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरो जो होता है ये एक आध खोज लिया गया, लेकिन बेसिकली नेचर ने जो कैटेगराइजेशन करा था वो ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है? डाया, पैरा एंड फेरो। तो इसीलिए पूरा लेक्चर में हम इन तीनों को ही कंपेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं, एटॉमिक स्पेसिंग से कंपेयर करते हैं। पहला हमने देख लिया पीरियोडिक टेबल में कितना किसका पोर्शन है, ये चेक कर लिया। अब एटॉमिक स्पेसिंग से कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डाया मैग्नेटिक की, ठीक है? डाया हो या पैरा हो, अगर हम दोनों की बात करें डाया और पैरा, तो इसमें आप देख सकते हो कि इनके अंदर जो एटम्स हैं वो क्या है, वाइड स्पेसिंग देखने को मिलती है। यानी कि अगर तुम मार्केट से डाया या पैरामैग्नेटिक मेटेरियल खरीद के लाओगे और माइक्रोस्कोप लगा के उसमें देखोगे, तो वहां पे जो एटॉमिक स्पेसिंग है वो काफी ज्यादा दूर दूर एटम्स देखने को मिलेंगे। यानी कि वाइड स्पेसिंग एक बहुत पॉपुलर टर्म यूज कर सकते हो।
ना ये वाइड स्पेसिंग से क्या होता है कि जो डायपोल मूवमेंट होता है एक एटम का, वो दूसरे एटम के डायपोल मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि वाइड स्पेसिंग है, इसीलिए डायपोल मूवमेंट ऑफ वन एटम डजंट अफेक्ट द अदर। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अगर मान लेते हैं इससे क्या असर पड़ता है, इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जो पैरा और डाया, जो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होते हैं, उनके अंदर जो आसपास के मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं वो रैंडमली अलाइन होते हैं, उनका पड़ोसी से कोई लिंक नहीं होता। क्लियर हो गया? तो इसको मैं कह सकता हूँ नो नेबरिंग इंटरेक्शन, यानी कि कोई भी आसपास से इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है वाइड स्पेसिंग। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ फेरोमैग्नेटिक की, तो फेरोमैग्नेटिक की अगर बात करें तो वहां पे अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके के क्लस्टर देखने को मिलेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लस्टर के अंदर, एक पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर एटम्स जो है वो बहुत पास पास हैं। ठीक है, बहुत क्लोजली स्पेस्ड है। ठीक है, तो मैं इन क्लस्टर्स को इजिली मार्क कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, इनको डिवाइड कर सकता हूँ, जिस जिस क्लस्टर में है उसको एक एरिया मार्क कर लिया, और इस एरिया को हमने नाम दिया था डोमेन्स का। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मेटल के अंदर डोमेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, डोमेन्स क्यों होते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि इनके अंदर एटम्स जो होते हैं वो एक क्लस्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक एरिया होगा, उसके अंदर बहुत क्लोजली एटम पैक होंगे, थोड़ा दूर जाओगे दूसरे एरिया में क्लोज पैक्ड होंगे। तो इस तरीके से क्लोज स्पेसिंग होती है। अब क्लोज स्पेसिंग होने का फायदा क्या होता है, कि फायदा कह लो या नुकसान कह लो, कि डायपोल मूवमेंट जो होता है एक एटम का, वो हाईली अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ नियर बाई एटम्स। यानी कि एक एटम, यानी कि एक डोमेन के अंदर, क्योंकि जो एटम्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, तो डायपोल मूवमेंट किसी भी एक एटम का आसपास के जो एटम्स हैं उनको अफेक्ट करता है। क्लियर हो गया? इसीलिए इनके अंदर हाई नेबरिंग इंटरेक्शन देखने को मिलता है। समझ में आ गया होगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर एटॉमिक स्पेसिंग के बेसिस पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो डाया और पैरा के अंदर बहुत ज्यादा एटॉमिक स्पेसिंग देखने को मिलती है। वहीं पे अगर फेरोमैग्नेटिक की बात कर लेते हैं तो वहां पे एटॉमिक स्पेसिंग बहुत ही क्लोज होती है, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट आता है एक्सटर्नल फील्ड इंटरेक्शन, की अगर बाहर की फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा। नाउ यहाँ पे आपने क्या करा, मैं यहाँ पे एक मार्केट से 3 मेटल खरीद के लाया हूँ, डाया, पैरा एंड फेरो। और मैंने क्या करा है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है जो कि नॉर्थ से साउथ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अभी इसके बीच में मैंने किसी भी तरीके के मेटल प्लेस नहीं करा है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मेटल को एक एक करके इसकी फील्ड के अंदर डाया भी रखेंगे, पैरा भी रखेंगे एंड फेरो भी रखेंगे। तीनों को इसके फील्ड के अंदर रख के देखेंगे कि फिर इस एक्सटर्नल फील्ड पे क्या असर पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, यानी कि इसमें हम, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे डायामैग्नेटिक या पैरा या फेरो आसपास में मौजूदा फील्ड को कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले डाया की बात कर लेते हैं। अगर डाया को मैं इस नॉर्थ साउथ की फील्ड के अंदर रख दूंगा, तो ये जो नॉर्थ साउथ की, जो नॉर्थ से साउथ जो फील्ड जा रही है वो कुछ इस तरीके की हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ना पैरा को जब मैं इनके अंदर रखूंगा तो कुछ इस तरीके का मुझे देखने को मिलेगा, यानी कि जो फील्ड होंगी वो थोड़ी सी अट्रैक्टेड हो जाएंगी। एंड लास्टली फेरो को अगर रखूंगा तो फेरो के अंदर सारी की सारी फील्ड जो होंगी वो कन्वर्ज हो जाएंगी अंदर की तरफ। ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि मैं इनको नाम दे देता हूं। तो पहले केस में रिपेल, दूसरे केस में वीकली अट्रैक्ट, और तीसरे केस में स्ट्रांगली अट्रैक्ट। यानी कि अगर कंक्लूजन की बात करी जाए, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और वहां पे तुमने डाया मैग्नेटिक ला के रख दिया, तो आप देख सकते हो वहां पे क्या होगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। यानी कि जो फील्ड होगी वो क्या, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा वो आसपास की एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करेगा और फील्ड को अंदर से पास नहीं होने देगा। वहीं पे अगर पैरामैग्नेटिक तुमने ला के रख दिया किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, तो पैरामैग्नेटिक का काम क्या होगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा आसपास की फील्ड को, लेकिन लाइटली अट्रैक्ट करेगा। मतलब फील्ड अंदर से जैसे जा रही वैसे जाती रहेगी, आसपास की जो लाइनें हैं वो थोड़ी सी और अट्रैक्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने रख दिया, इतने में पैरा रखा, तो ये जो फील्ड जा रही थी ऐसी जाएंगी, ये वाली जो फील्ड है ये थोड़ी सी अंदर चली जाएगी और ये वाली फील्ड ऐसे हो जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? लेकिन जो बाहर की फील्ड है, जैसे कि ये और ये ऐसे ही जाती रहेंगे, इनका कोई खास, हल्की सी हो सकता है शेप ऐसे हो जाए, लेकिन बहुत ही स्मॉल सा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है वीकली अट्रैक्ट। ये क्या करता है, बहुत ही वीकली अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर हो गया यहाँ पे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नाउ अगर हम बात कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिक की, ठीक है, फेरो की अगर बात कर लेते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट। यानी कि अगर फेरो को यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे फेरो को रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये सारी फील्ड को अपने अंदर से, टोटल फील्ड इसके अंदर से जाएगी, यानी कि आसपास की फील्ड जो है सारी फील्ड को अपने अंदर खींच लेगा और वहां से पास करवाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये क्या करेगा, सारी फील्ड, यानी कि जो फील्ड ऐसे जा रही थी उन सबको, दूर जाती हुई फील्ड को भी अपने अंदर से पास करवाएगा और फिर जाके ये हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज योर नॉर्थ एंड साउथ। तो ये वाली जो नॉर्थ साउथ है,
ये कुछ इस तरीके की चेंज हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? तो ये फेरोमैग्नेटिक, इसीलिए फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। तो अगर तुमसे कहा जाए कि भाई मुझे नाम मिट गए, जैसे बहुत बार गेट में या वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेरे पास 3 मटेरियल मौजूद हैं, ठीक है, और मुझे ये नहीं पता कि वो जो मटेरियल हैं वो कौन से हैं, उसमें नाम उनकी लेवल मिट गए हैं कि वो डाया है, पैरा है कि फेरो है। तो आप क्या करो, उन्हें सिंपली मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रखो। फील्ड रिपेल हो रही है डाया, फील्ड अट्रैक्ट हो रही है हल्की सी पैरा, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रही है फेरो। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ आगे चलते हैं। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ रिटेंशन, जिसने दुनिया बदल के रख दी थी। आने वाले लेक्चर्स में इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी समझते हैं कि होता क्या है रिटेंशन को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एच क्या होता है, पुराने लेक्चर्स में बताया था। एच होता है आपका एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि ये तुम्हारा बताता है एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि जो तुम एक्सटर्नल, जैसे अगर कोई मेटल लेके आते हो और यहाँ नॉर्थ और साउथ ये जो लगाते हो ना, ये जो फील्ड की इंटेंसिटी, ये एच होता है। ये पुराने लेक्चर में हमने देखा था। तो दिस इज एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी, ये बता रहा है कि आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी हुई है। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हम मटेरियल, तीनों मटेरियल लेके आते हैं, ठीक है। तो पहला है डाया, दूसरा पैरा एंड तीसरा फेरो। अब तीनों मटेरियल को जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 में रखूंगा, तो डाया के अंदर क्योंकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां किसी भी तरीके का डायपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा। पैरा की बात कर लेते हैं, डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा पर रैंडम होगा। क्यों होगा रैंडम? क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरीके की फील्ड नहीं है, तो रैंडमली नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट 0 होगा, मैग्नेटाइजेशन 0 होगा नेट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो पैरामैग्नेटिक के अंदर किसी भी तरीके का मैग्नेटाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। फेरोमैग्नेटिक की बात कर लेते हैं, तो डोमेन्स में तो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। डोमेन्स जो है वो मैग्नेटाइज हैं। देखो अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो तीनों, मैंने इसमें छोटा बनाने के लिए 3 डोमेन ली। तो देखो ये डोमेन, ये पूरी पूरी मैग्नेटाइज है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये डोमेन भी पूरी तरह मैग्नेटाइज है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये डोमेन भी पूरी तरीके से मैग्नेटाइज है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन दी अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी जब तुमने कोई फील्ड नहीं लगाई तब भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्पेसिंग थी बहुत कम थी, तो यहाँ पे डोमेन्स जो है वो वर्क करती हैं। तो ये तीनों की तीनों डोमेन्स जो है वो तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हैं, लेकिन नेट फील्ड 0 है। क्यों? क्योंकि डोमेन्स जो होंगी वो इंटरनली तो मैग्नेटाइज है, यानी कि डोमेन अपने आप में एक इंडिविजुअल डोमेन मैग्नेटाइज है, पर अगर एज अ होल, एज अ टोटल पूछा जाए मटेरियल, तो वो क्या है, वो मैग्नेटाइज नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये चीज क्लियर हो रही होगी। ये सारी चीजें हमने पुराने लेक्चर्स देख चुके हैं हम लोग ना। अगर हम क्या करते हैं, अब दूसरा केस चलते हैं। अब मैं इनको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ। एच नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी है मैंने इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट में। हम लोग डायामैग्नेटिक की बात कर लेते हैं। तो डायामैग्नेटिक के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ, अगर हम फील्ड लगाएंगे तो कुछ डायपोल जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और बचे हुए रैंडम रह जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि डाया का जो काई होता है बहुत स्मॉल होता है। उसके पीछे रीजन है कि सारे के सारे डायपोल जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पाएंगे, अपोजिट कुछ ही अलाइन होते हैं अपोजिट में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ डायपोल्स अलाइन हो जाएंगे और कुछ जो है 2 वो रैंडम रह जाएंगे, ठीक। अगर हम पैरा की बात कर लेते हैं, तो पैरा में भी ऐसे ही कुछ होगा। कुछ डायपोल जो होंगे वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन होंगे और कुछ रैंडम रह जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये क्यों हुआ है? ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी जो है, यानी कि मेजोरिटी इधर की तरफ अलाइन हो गई है, इसीलिए एक नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा। इसमें मेजोरिटी जो है वो इधर की तरफ अलाइन हुई है, तो इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? मेजोरिटी किधर होगी वो डिसाइड करेगा। नाउ फेरो की बात कर लेते हैं। तो फेरो में सारे के सारे एक तरफ अलाइन हो जाएंगे। रीजन अगेन जैसे मैंने बताया था आपको, क्योंकि सेम क्वांटिटी की अगर मैग्नेटाइजेशन तुम अप्लाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे फेरोमैग्नेटिक का, क्योंकि काई जो होता है बहुत हाई होता है, तो इसीलिए वहां पे क्या होगा, बहुत स्मॉल एनर्जी से सारे के सारे डायपोल जो होंगे वो अलाइन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अभी आने आने वाली स्लाइड्स में हम इसको चर्चा करने वाले हैं। तो हमें ये चीज देखने को मिल गई यहाँ पे, यानी कि ठीक अभी तक रिटेंशन का नाम नहीं आया पिक्चर में। अभी तक ये 2 केसेस मैंने देखे, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक अपोज करेंगे, पैरा सपोर्ट करेंगे और फेरो स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। नाउ अब आता है इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे, जब मैं वापस से मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर देता हूं, यानी कि हमने क्या करा, एक्सटर्नल फील्ड पहले नहीं लगाई थी, फिर लगाई और फिर से हटा दी, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा है, तीसरे केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को फिर से हटा दिया, यानी कि H इक्वल टू 0 कर दिया है। तो अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फिर से 0 कर देंगे, तो ऐसे केस में जरा बड़े ध्यान से देखते हैं। डायामैग्नेटिक को देखोगे तो डायामैग्नेटिक कहेगा भाई जब फील्ड चली गई तो मैं भी 0 पे आ जाता हूं, तो डायामैग्नेटिक न्यूट्रल हो जाएगा, जैसा पहले था बिल्कुल वैसे ही। देख सकते हो यहाँ पे डाया जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ पे है, कि क्योंकि फील्ड 0 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 0 है, तो किसी भी तरीके का डायपोल इंटरेक्शन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट वापस से 0 हो जाएंगे। पैरा की बात कर लेते हैं। पैरा जैसे पहले रैंडम था वैसे ही यहाँ पे रैंडम है, तो यहाँ पे भी
सेम। क्लियर हो रहा है? जैसे पहले था h इक्वल टू 0 पे, वैसे ही यहाँ पे सेम हो गया। तो फिर से किसी भी तरीके का यहाँ पे कह सकते हैं कि डायपोल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? नाउ अब आता है इंटरेस्टिंग केस फेरोमैग्नेटिक का। फेरोमैग्नेटिक की अगर बात कर लेते हैं तो फेरोमैग्नेटिक में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि जैसा पहले था वैसा यहाँ नहीं होगा। देख सकते हो इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो ये वाले जो डायपोल्स हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये डायपोल्स जब आपने इनको मैग्नेटाइज करा था तो ये उधर के ही होके रह गए। मतलब एक बार इनको मैग्नेटाइज करा तो ये जब मैग्नेटाइजेशन आप इनका 0 कर दोगे तब भी ये क्या करेंगे, कुछ डायपोल जो हैं या कुछ डोमेन्स जो हैं वो अलाइंग रह जाएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इवन इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब आपने फील्ड अप्लाई करी थी, यानी कि देखो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये एक बार जब हमने फील्ड अप्लाई करी थी तब ये जाके यहाँ पे ये जो फील्ड अप्लाई करी थी, तो देखो जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी थी तो ये सारी सारी डोमेन्स अलाइन हुई थी। अब एक्सटर्नल फील्ड 0 कर दिए पर फिर भी ये वाली डोमेन्स और ये वाली डोमेन ये क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं, उसी डायरेक्शन में अलाइंग है जहां पे पहले थे। तो हम इसको एक वर्ड यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं कि इन्होंने क्या करा है, अपना डायपोल अरेंजमेंट या अलाइनमेंट को रिटेन करके रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मेटल्स होते हैं इनकी जो डोमेन्स होती हैं उनके अंदर के जो कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं जो अपना जो डायपोल मूवमेंट है या मैग्नेटाइजेशन है वो अपने आप को अलाइन करके रखती हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड जो पहले थी। तो ये जो अप्लाई करके रखती हैं, जो रिटेन करके रखती हैं, यहां से वर्ड आता है रिटेन। रिटेन मतलब तुमने कितने रोक के रखे अपने पास। समझ में आ रही बात? ये जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मैं आया क्लास में, मैंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैं चला गया, तो कुछ बच्चे तो इधर उधर देखने लगेंगे पर कुछ बच्चे अभी भी बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 10 में से 6 बच्चे अगर बोर्ड देख रहे हैं तो 60% जो है वो क्या कर रहे हैं, अभी भी रिटेन है, उनका जो अलाइनमेंट है वो रिटेन है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे डायपोल्स का अलाइनमेंट जो है वो रिटेन है, और क्योंकि रिटेन है तो यहाँ से वर्ड आता है रिटेंटिविटी का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया हमारे फिजिकल वर्ल्ड में। कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी। तो रिटेंटिविटी जो है ये फेरोमैग्नेटिक को एक अलग कैटेगरी में खड़ा करती है लाके, और यहाँ से ही शुरुआत होती BH कर्व की। आने वाले समय में हम सीखेंगे हिस्टेरेसिस की। तो क्योंकि और ये सारी चीजें कहाँ से आती है, रिटेंटिविटी से। तो रिटेंशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि फेरो में पाया जाता है पर पैरा और डाया में नहीं मिलता है देखने को। क्लियर हो गया होगा? आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी होगी मैंने। ना अब क्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्वालिटी काई से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, तो क्वालिटी की अगर बात कर ले तो यहाँ पे मैं तीनों मटेरियल को रख लेता हूँ। पहला मटेरियल डाया, दूसरा पैरा, तीसरा फेरो। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। अगर हम डाया पे सेम, तीनों पे सेम मैंने एक्सटर्नल फील्ड अगर अप्लाई कर देता हूँ, सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, इंटेंसिटी H की अप्लाई की हुई है यहाँ पे, ठीक है? समझ में आ रहा होगा? 3 मटेरियल लिए हैं, डाया, पैरा, फेरो, सेम अप्लाइड फील्ड मैंने तीनों पे लगाई है, एक्सटर्नल फील्ड H। क्लियर? अब देखते हैं ये तीनों पे जब मैं सेम इंटेंसिटी फील्ड अप्लाई करूंगा, लेकिन ये तीनों मटेरियल जो होंगे वो डिफरेंट बिहेव करेंगे, डिफरेंट क्वालिटी को शो करेंगे। तो उस क्वालिटी की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर डाया की बात करें तो डाया में देख सकते हो इस तरीके से डायपोल मूवमेंट आ जाएगा। कुछ जो होंगे वो अपोज करेंगे और कुछ जो होंगे वो रैंडम होंगे। तो अगर मेजोरिटी की बात करी जाए तो देखो मेजोरिटी जो है वो क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि एक स्मॉल मैग्नेटाइजेशन M हमारा पिक्चर में आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो डायामैग्नेटिज्म में क्या होगा कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो उसके अंदर कुछ डायपोल्स आ जाएंगे, और डायपोल जो होंगे वो रैंडम होंगे। उनमें से डायपोल्स जो होंगे, जो कुछ होंगे जो अपोज करेंगे और कुछ जो होंगे वो रैंडम रह जाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? इतनी चीज समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ पे? इतनी समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो डायामैग्नेटिक को अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो मैंने मार्क करे हैं ये क्या है, ये मेजोरिटी जो है, क्योंकि मेजोरिटी अपोज कर रही है। लेकिन क्या होगा, कुछ ही डायपोल्स होंगे जो एग्जैक्टली अपोज करेंगे, बाकी जो होंगे उन मैग्नेटाइज तो होंगे लेकिन रैंडमली होंगे। तो इसीलिए क्या होगा, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा। इसीलिए काई की वैल्यू 10⁻⁵ आती है ना। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। काई अगर 10⁻⁵ है तो यहाँ से आप क्या चीज निकाल सकते हो, यहाँ से क्या चीज इंटरप्रेट कर सकते हो, उसको देखते हैं। अगर 10⁻⁵ है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन का मतलब जो लगा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, और 10⁵ का मतलब क्या हुआ, माइनस में। यानी कि एक यूनिट मैग्नेटाइज करने के लिए 10⁵ यूनिट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड की जरूरत पड़ेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंक्लूजन है कि अगर काई की वैल्यू 10⁻⁵ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट मैग्नेटाइजेशन, यानी कि एक यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायपोल्स, एक यूनिट डायपोल्स को अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज करने के लिए 10⁵ यूनिट्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आया?
तो देख सकते हो 1 के बदले 10 की पावर 5 यानी कि 10 के आगे 5 जीरो 10 की पावर 5 यूनिट्स जो होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मुझे जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक की, तो पैरामैग्नेटिक को जब मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी मेजॉरिटी जो होगी वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी, लेकिन बहुत सारे डायपोल्स ऐसे भी होंगे जो रैंडम होंगे, इसीलिए अगेन मैग्नेटाइजेशन स्मॉल देखने को मिलेगा। डाया से ज्यादा होगा पर नॉर्मली बहुत कम होगा, और यहाँ पे एम क्या होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड होगा। अगर इसके काई की बात की जाए तो इसका काई प्लस आता है लेकिन 10 की पावर -3, तो काई इक्वल टू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब इन दी सेम डायरेक्शन, और 10 की पावर -3 यहां से आप निकाल सकते हो जैसे हमने पहले देखा था। 10 की पावर -3 का मतलब क्या हुआ, एक यूनिट मैग्नेटाइज करने के लिए, यानी कि अगर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक में तो 1 यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिक्वायर 10 की पावर 3 यूनिट्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक यूनिट मैग्नेटाइजेशन के लिए 10 की पावर 3 यूनिट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो समझ सकते हो कितनी ज्यादा फील्ड लगानी पड़ेगी तुम्हें एक यूनिट मैग्नेटाइज करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो डाया से कम है, डाया में 10 की पावर 5 यूनिट 10 की पावर 5 यूनिट जो होगी वो तुम्हें अप्लाई करनी पड़ रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पैरा की, तो पैरा में क्या होगा, 1000 यूनिट एक्सटर्नल फील्ड से काम चल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो 1000 यूनिट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड रिक्वायर टू मैग्नेटाइज 1 यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। तो काई जो अब तक पढ़ते आते हो कि काई पॉजिटिव है काई नेगेटिव है, उसका मतलब क्या हो गया, काई की ऑर्डर की वैल्यू कम है यानी कि 10 की पावर -5 है, तो इससे कुछ समझ नहीं आता। तो यहाँ पे इस लेक्चर में आपको उसका इंटरप्रिटेशन फिजिकल सिग्निफिकेंस आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, कन्वे कर पाया हूँ। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो काई है, यहाँ पे जो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ये बता रहा है कि कितने यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल फील्ड की जरूरत पड़ेगी एक यूनिट को मैग्नेटाइज करने के लिए। क्लियर हो गया ना। इसी तरीके से फेरो की अगर बात कर लेते हैं तो फेरो में क्या है, आप देख सकते हो कि सबके सब डोमेन जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में लाइंग होते हैं, और ऐसे केस में क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा एम, और काई की वैल्यू भी 10 की पावर 3 होती है ना। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, अगर यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक की बात करें और काई की वैल्यू 10 की पावर 3, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है एक यूनिट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जनरेट 1000 यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। पैरा के अपोजिट देखो, पैरा में 10 की पावर 3 यानी कि 1000 यूनिट एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने पे एक यूनिट की इंटरनल फील्ड जनरेट हो रही थी, जबकि इसके अंदर एक यूनिट एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने पे 10 की पावर 3 यूनिट्स जो होगी वो इंटरनल फील्ड जनरेट होगी, या कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन जनरेट होगा। तो इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यहाँ से देख के कह सकते हैं, क्योंकि भाई जिसमें जितनी कम यूनिट में मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा उतनी अच्छा मटेरियल, तो इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि बहुत कम ताकत में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल जितनी भी मोटर्स हैं, मशीन्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, सब जगह फेरोमैग्नेटिक का इस्तेमाल करा जाता है। रीजन सेम है, क्योंकि बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। नाउ ससेप्टिबिलिटी कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, गेट में तो मटेरियल नहीं आता, लेकिन ईएस के लिए जहां पे भी मटेरियल आएगा ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाना शुरू करते हैं। इनके लिए आपको 3 बातें याद रखनी है इस कर्व को बनाने के लिए। पहला एम का मतलब है मैग्नेटाइजेशन, एच का मतलब एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी, और काई का मतलब M/H। ठीक है, ये तीनों चीजें हम पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। एम बेसिकली बताता है मटेरियल के अंदर का इंटरनल मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है, एच बताता है एक्सटर्नल फील्ड कितनी अप्लाई करी है, और काई इनका रेशियो है यानी कि क्वालिटी को बताता है। ये क्लियर हो गया, ये चीज ये हम देख चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डायामैग्नेटिक की। अगर डायामैग्नेटिक का एमएच कर्व बनाऊंगा मैं, ठीक है, तो डायामैग्नेटिक में हम देख सकते हैं डायामैग्नेटिक में जो काई होता है वो देखो क्या होता है, नेगेटिव और स्मॉल होता है। अब बड़े ध्यान से समझना, नेगेटिव का मतलब हो गया नेगेटिव स्लोप, यानी कि जो कर्व बनेगा उसका स्लोप नेगेटिव होगा, और स्मॉल का मतलब हो गया स्मॉल एंगल पे। तो यहाँ पे स्मॉल एंगल का नेगेटिव स्लोप बनाना है, तो दिस वन इज योर आंसर। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दिस इज द ससेप्टिबिलिटी कर्व ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। बहुत सिंपल है, काई पता होना चाहिए, नेगेटिव स्मॉल, यहाँ पे मार्क कर दिया। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक की। ना पैरा की अगर काई की बात करें, पॉजिटिव और स्मॉल। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव स्लोप यानी कि ऊपर जाएगा, और स्मॉल का मतलब स्मॉल एंगल। तो ये सेम स्लोप जो नीचे था इसे ऊपर बना देते हैं। सो कितना सिंपल है, आई होप समझ में आ रहा होगा। बस आपको बेसिक अगर पता है तो कोई भी आंसर निकाल सकते हो। तो काई ससेप्टिबिलिटी कर्व बना रहे हैं यहाँ पे, पैरा और डाया हो गए। नाउ फेरो पे चलते हैं। फेरोमैग्नेटिक की अगर बात कर लें तो फेरोमैग्नेटिक का काई जो होता है पॉजिटिव होता है और बहुत लार्ज होता है। तो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव स्लोप, और लार्ज का मतलब बहुत ही लार्ज एंगल, यानी कि एकदम वर्टिकल लाइन। तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज आपके सामने आ जाती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। यहाँ पे ये जो कर्व आगे जाके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया है, ये वाला जो पार्ट है। सो दिस इज द लीनियर कर्व। फेरोमैग्नेटिक कर्व को हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, ये लीनियर हो गया, एंड दिस इज योर सैचुरेशन कर्व। यहाँ पे सैचुरेट हो जाता है।
इसको आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। अभी बीएच कर्व जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये चीज़ को देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ये ससेप्टेबिलिटी आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी। तो जैसे-जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन हमारा किस तरीके से वेरी करता है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने कवर कर दी है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने इस लेक्चर को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मैंने बुक्स और साइट्स पे सर्च किया है, रिसर्च पेपर्स कुछ मैंने कंसल्ट करे हैं, ताकि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट तैयार करके दे सकूँ। जितने भी कंपैरिज़न पॉसिबल हैं डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स में, वो मैंने इस लेक्चर के अंदर डाले हैं। कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताएँ। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगेन बहुत सारे लेक्चर्स वेटिंग में, पाइपलाइन में वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। चैनल के साथ बने रहें, अपना कीमती समय देते रहें। थैंक यू।